राजू चाय पी रही थी, काली कड़क चाय। राजू का पीला मुरझाया चेहरा 25-26 की उम्र में ही आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। दुबला पतला इकहरा बदन, लंबे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई है। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बच्चे राजू को मौसी कहकर संबोधित करते हैं। जीजी रसोई में सब्जी छौंक रही थीं, वहीं से बोली थीं, चाय ही पीती रहोगी रज्जू, खाना कितने बजे खाओगी? जीजी भूख नहीं है। झूठ बोलती हो, भूख को मार दिया है चाय पी पी कर तुमने। राजू बहन की बात अनसुनी करते हुए गुमसुम हो गई थी। बातों में पता चला कि राजू ने पढ़ना छोड़ दिया है, गुस्सा बहुत करती है, धीरे धीरे खाना कम कर दिया है, दिन भर में 2-3 चपातियाँ मुश्किल से खाती है, काली चाय बना बना कर कई बार पीती है। क्रम क्रम से राजू ने अपने आप को मारने का फैसला कर लिया है। शादी संबंध की चर्चा से उसके चेहरे पर तनाव आ जाता है और मुंह लाल हो जाता है। लगता है भीतर कोई बात है जो नफरत के कारण अंदर ही अंदर गुटक जाती है। भीतर के भाव चेहरे पर साफ दिखने लगते हैं। मेरे लिए दिलचस्प किताब है राजू, जिसे मैं खाली समय में पढ़ने बैठ जाती थी। राजू के निर्णय अचंभे में डालने वाले थे और उन निर्णयों के प्रति दृढ़ता दहलाने वाली। मैं जानती हूँ कि किताब को पढ़ने के लिए पन्ने उलटने पलटने पड़ते हैं और मैं अंदर का पन्ना उलटने के अवसर की तलाश में थी। 1 महीने बाद राजू ने एक पन्ना पलटने का मौका दिया। मैंने पूछा था उससे, हायर सेकेंडरी की परीक्षा इस साल देने का मन है? उसने सिर हिलाकर ना ही कर दी थी। सिर हिलाने में उसकी दृढ़ता उद्वेलित कर देने वाली थी। होंठ नीच लिए थे उसने और फूली हुई नाक से जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। मैंने फिर प्रश्न किया था, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? जिंदा रहने में भी मन नहीं लगता? और किस किस बात में मन नहीं लगता? किसी से बात करने में, रोटी खाने में, पढ़ने लिखने और शादी संबंध की बातों में। राजू ने एक साथ 4 बातें बता दी थीं। मैंने पिछले 1 महीने में इतना बड़ा वाक्य उसकी ज़ुबान से सुना था और स्तंभित थी। मैं तो केवल पढ़ने की कह रही हूँ, सोचूंगी। इतना कहकर राजू चाय बनाने के लिए उठ गई थी। काली चाय, दूध नाम मात्र को, पत्ती ही पत्ती, उबला हुआ मीठा पानी। चाय पीने का समय नहीं था, फिर भी उसे आवश्यकता इसलिए थी कि वो रोटी न खाने की जिद ठाने हुए थी। उसके लिए आधा कप काली चाय एक औजार है, ऐसा औजार जिसका उपयोग वह अपने को होमने के लिए कर रही है। तिल तिल करके स्त्री जाने कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल स्वयं के विरुद्ध करने के लिए राजी कर लेती है। दिल को और दिमाग को कहीं ना कहीं कोई ऐसा भावनात्मक शून्य है जिसमें वह कसमसाती है और छूटने की कोशिश भी करती है। ये कोशिश ही तो जीवन की गति है। राकेश ने राजू से प्यार में जो वादे किए थे वो खोखले निकले। पैसा जीता, प्यार हार गया। 5 लाख रुपए नहीं थे शादी में देने के लिए। बात बिगड़ी और रिश्ता टूट गया। राजू दिन दिन टूटती गई। राजू की टूटन आक्रोश और घृणा में बदलती गई। वह दहेज मांगने वालों से शादी कभी नहीं करेगी। राजू जब से मेरे संपर्क में आई है कुछ कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है। मैं उसे समझाती, सांत्वना देती। ज़िंदगी इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे इस तरह ख़त्म किया जाए। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना है तुम्हें, बाद में शादी करके अपना घर भी बसाना है। ज़िंदगी हारने के लिए नहीं है। राजू बड़े गौर से मेरी बातें सुनती और मुस्कुराने की कोशिश करती। ये बदलाव देखकर जीजी और तिवारी जी बहुत खुश थे। चलो राजू, पढ़ने के लिए बैठो, किताबें बुला रही हैं। किताबें मन के बंद दरवाजे खोलती हैं, संघर्ष करना सिखाती हैं। और मनुष्य जब संघर्ष करता है, अपने को तपाता है, तब उसमें तेज पैदा होता है, आत्मीय तेज। असर ये हुआ कि राजू ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी और 2nd डिवीज़न पास हुई। इस बीच तिवारी जी का ट्रांसफ़र हो गया और भी उज्जैन चले गए। एक दिन फ़ोन पर राजू की आवाज़ सुनाई दी, दीदी मेरी शादी तय हो गई है, आपको ज़रूर आना है शादी में। मैंने आपके बतलाए रास्ते पर चलकर ही पाया है सब कुछ। दीदी मुझे टीचर की नौकरी भी मिल गई है। खुशी झलक रही थी राजू की आवाज़ में। मैंने पूछा था, तुम्हारे वो क्या करते हैं? लेक्चरर हैं स्कूल में, बहुत अच्छे लोग हैं, दहेज नहीं मांगा। बहुत सुंदर,
अच्छा लगा तुमसे बात करके, कोशिश करूँगी आने की शादी में। फ़ोन रख दिया था। आज एक अच्छी खबर मिली थी। जीवन तो झरना है, जब उमंगों में छलकती जीवन धारा फूटती है तो कठोरता को भी लालसा से सरबोर कर देती है। जहाँ जहाँ से ये झरना निकल पड़ता है, आकर्षण और प्यार के रंगों का वितान तान देता है। राजू के जीवन में खुशियों का झरना प्रवाहित हो रहा था। धीरे धीरे अतीत की रंग बिरंगी पुड़िया स्मृति की मंजूषा से बाहर निकलने को आतुर है। यादों के कण क्रमशः उभरने लगे। राजू का मेरे पास आकर पढ़ने बैठ जाना, उसकी काली चाय, हायर सेकेंडरी की परीक्षा में पास होना, परीक्षा को जाने से पहले दही पेड़ा खाना, वह मेरे निर्देशों को मानने लगी थी। मेरी गोद में लेटकर रोना, रोने के बाद उसे भूख बहुत लगती थी। काली चाय का स्वाद उसे भूलता जा रहा था। शादी के बाद पुराना सब कुछ भूल जाएगी वो। तिवारी जी मेरे ताऊ के मित्र थे। वे जिस मकान में किराए से रहते थे, उसी के सामने ताऊ का घर था और मैं ताऊ के पास रहकर पीएचडी कर रही थी। तिवारी जी के परिवार ने मुझे शहर में घर जैसा वातावरण दिया और पढ़ने के लिए एक किताब दी, राजू के जीवन की किताब, जिससे मैं बहुत गहरे तक जुड़ गई थी। मुद्दत से स्त्री के अंतर मन में कुछ न कुछ तरल भरा हुआ है, जो विरोध के समय शिला का रूप ले लेता है और प्रेम का स्पर्श मिलते ही वह शिला फिर तरल हो जाती है। तिवारी जी का भी फ़ोन आया था ताऊ के पास राजू की शादी में पहुंचने के लिए, और मैंने पूरा मन बना लिया था ताऊ के साथ जाने का। राजू की शादी बहुत सामान्य तरीके से संपन्न हुई। खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा था, बारात की खातिर हुई, विवाह की रस्में पूरी हुईं। ससुराल वाले खुश थे सर्विस वाली बहू पाकर। कुछ मांग नहीं थी, बहू पढ़ी लिखी और सुशील मिली है। आज दिन सोने को महाराज, गैया को गोबर मंगाओ बारी सजनी, ढिंग दे आंगन लिपाओ महाराज। सब प्रमुदित और आनंदित हैं। गीत संगीत की मधुर ध्वनियाँ वातावरण को गुंजित कर रही थीं। दूल्हा दुल्हन की नज़रें मिली और दोनों की आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी सपने तैरने लगे, प्यार और विश्वास के सपने। विदाई गीत की वेला में स्त्रियों के स्वर करुणा में बदल गए। वीरन को छाई महल अटरियाँ, बिटिया को दो परदेस मेरे लाल। हम तो कहिए बाबुल अंगना की चिड़िया, चुनो चुने उड़ जाएं मेरे लाल। खुशी और विछोह के आंसू सबकी आंखों से झरझर बहने लगे। राजू राजरानी बनकर विदा हो रही थी।